अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are respectively located at 4, 0, -3 and 2, 0, 1. If Q2 is equal to 4 nanocoulombs, find Q1 such that the E at P point of 506 has no Z component. मतलब ये जो स्टेटमेंट में दिया है उसी को मैं फिगर पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। इनकी लोकेशन जो है वो 40-3 है और Q2 की लोकेशन है 201। Q2 का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स है। नैनो कूलम्स दिया है तो इसलिए मैंने 10⁻⁹ कूलम्स ले लिया है। Q1 की वैल्यू नहीं पता है। अपने को एक कंडीशन देकर रखिए कि P पॉइंट जो है, P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, 0, 6 है, उस पर Z कंपोनेंट Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो 0 होगा। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी Q1 की वजह से या मेजर होगी Q1 का इम्पैक्ट P पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर जो होगी वो E1 मैं एज्यूम कर रही हूँ और Q2 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसका Z कंपोनेंट जो है वो 0 है। ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन। ठीक है, अब Q1 को मैं पॉजिटिव नेचर का सपोज करके चल रही हूँ। मुझे नहीं मालूम Q1 कैसा है तो मैं इसको पॉजिटिव नेचर का लेकर चल रही हूँ। और अगर Q1 पॉजिटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती, तो Q1 से अवे होगी, मतलब टुवर्ड्स P होगी। Q2 पॉजिटिव चार्ज है ही, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द Q2 होगी, तो वो टुवर्ड्स P होगी। तो यही वेक्टर बनेगा E2 का भी, और E1 वेक्टर ऐसे बनेगा। E1 का जो एक्सप्रेशन है E1 वेक्टर का वो मैं डिफाइन कर देती हूँ। E1 मैग्नीट्यूड और A31 यूनिट वेक्टर। अब ये A31 यूनिट वेक्टर किसके अलोंग एक्ट होगा? 1 और 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। अब 3-1 ऐसा क्यों ले रही हूं मैं नाम? वो इसलिए कि फर्स्ट चार्ज की वजह से थर्ड पर मैं देख रही हूं इम्पैक्ट। फर्स्ट चार्ज की वजह से थर्ड पॉइंट पर, या फर्स्ट पॉइंट की वजह से थर्ड पॉइंट पर मैं इम्पैक्ट देख रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट की वजह से थर्ड पॉइंट पर मैं इम्पैक्ट देख रही हूँ, तो नाम मैंने A31 ऐसा लिया है यूनिट वेक्टर का जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्ट हो रही है। E1 का जो एक्सप्रेशन होगा, और अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी नाम दे सकते हैं E1 को E31, और आगे मैं E1 लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये E1 यही है जिसको मैं E31 3 पर देख रही हूँ। 1 की वजह से 3 पर इम्पैक्ट है, 1 सोर्स है, 3 इम्पैक्ट है, 1 सोर्स है, 3 इम्पैक्ट है, 1 सोर्स है। यही कन्वेंशन मैं लेकर चल रही हूँ। तो E31 मैग्नीट्यूड जो होगा वो Q1 चार्ज की वजह से डिवाइडेड बाय 4πε0 d स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और ये यूनिट वेक्टर है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अब मैं A31 अभी आपको फाइंड आउट करके बता दूंगी, या पूरा E1 का एक्सप्रेशन ही अपन निकाल लेते हैं। E2 जो है वो Q2 की वजह से 3 पर है, तो मैं इसका नाम 3-2 भी दे सकती हूँ, जो कि ये होगा E2। तो इस तरीके से इसे डिफाइन करें, Q2/4πε0 d स्क्वायर, और A32 क्योंकि 2 की वजह से 3 पर हम इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो नाम 32 ऐसे सफिक्सेस ले रही हूँ, और इन जनरल मैंने उसे E2 बोला है। नो वरीज। E1 जो है उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो Q1 ये है, 4πε0 ये है, d स्क्वायर मैंने निकाला है, और एक d अपने को इसकी वजह से भी डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो इसका d और ये d स्क्वायर मिलके क्यूब हो जाता है, तो वो मैंने क्यूब लिख दिया है ब्रैकेट के ऊपर। अब मुझे 3-1 वेक्टर कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो एरो हेड किसकी तरफ है? 3 की तरफ है। कहां से? 1 की तरफ से। तो 3 के कोऑर्डिनेट से 1 के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 के कोऑर्डिनेट्स में से 1 के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 5 - 4 ये है, 0 - 0 AY, 6 - -3 मतलब 6 + 3 AZ हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में 4πε0 है ही, और अंडर रूट डिस्टेंस इसके बीच का 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 ऐसे करके ये उसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट और पूरे का क्यूब, जैसा अभी मैंने यहाँ समझाया था वो क्यूब। और जो डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन का, तब भी मैंने डी क्यूब कैसे आता है वो पूरा बता दिया था। तो ये हो गया E1 का एक्सप्रेशन। ऐसे ही E2 का एक्सप्रेशन होगा Q2 अपॉन 4πε0, और ये जो है एरो 3 की तरफ है 2 से, तो 3 के कोऑर्डिनेट से 2 के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारा यूनिट वेक्टर का जो न्यूमरेटर है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा। तो 5 - 2 ax, 0 - 0 ay, और 6 - 1 az ऐसे करके, और 4πε0 डिनोमिनेटर में है ही, और d का क्यूब यहां पर हम ले लेंगे, d का क्यूब यहां पर हम ले लेंगे। अब मुझे तो फाइंड आउट करना है इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक E1 है, एक E2 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 और E2 के एक्सप्रेशन को मैं ऐड कर दूंगी। तो वो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया है E1 और E2 के एक्सप्रेशन को, यहाँ स्क्वीज कर लिया है। 5 - 4 1 हो गया, 0 लिखा ही नहीं, 6 + 3 9 az ले लिया। वैसे ही यहाँ पर 5 - 2 3ax ले लिया, 0 नहीं लिखा, और 6 - 1 5az, और बाकी Q2 अपॉन 4π, Q2 की जगह 4 × 10⁻⁹, Q1 हमें पता ही नहीं है, 4πε0 ले लिया। और ये भी ब्रैकेट डिनोमिनेटर d क्यूब वाला भी जो ब्रैकेट है उसको भी स्मॉल कर लिया, स्क्वीज कर लिया। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है E का जो z कॉम्पोनेंट है वो 0 है, E का जो z कॉम्पोनेंट है वो 0 है। इस एक्सप्रेशन को और अगर मैं बताने जाऊं तो E का एक ax कंपोनेंट होगा, मतलब उसे Ex नाम दे रही हूं, एक Ey कंपोनेंट होगा जो कि Ay के अलोंग होगा, और एक Ez कंपोनेंट होता जो कि Az के अलोंग था, पर Ez हमको बोल दिया है Az के अलोंग का कंपोनेंट z कंपोनेंट 0 है, तो हम इसी को कंडीशन को उठाकर Ez इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जो गिवन कंडीशन है। Ez अब कहां से मिल रहा है मुझे, तो Az के साथ जो होगा वो फर्स्ट टर्म में Az का जो कोएफिशिएंट होगा Q1 × 9 अपॉन ये पूरा, तो Q1 × 9 डिनोमिनेटर में पूरा 4πε0, 82 की पावर 3/2। यहाँ पर Az सर्च आउट करे तो 5 × 4 × 10⁻⁹ अपॉन 4πε0, और ये 4 × 10⁻⁹, 5 4πε0, और अंडर रूट 9 + 25 मतलब 34 का पावर 3/2 ऐसे ले लिया, और इक्वल टू 0। अब हम इसको 4πε0 तो इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम हमने 82 टू द पावर 3/2 और 34 टू द पावर 3/2 ले लिया, तो न्यूमरेटर ऐसे फॉर्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर फिर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो Q1 का नेचर हमें निगेटिव मिलेगा, और वो होगा -8.31 नैनो कूलम्स। इस तरीके से इस सम में हम एक कंडीशन जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, जो अननोन थी, पर एक कंडीशन देकर रखी थी कि उसका z कंपोनेंट 0 है, तो उस बिहाफ पर हमने एक चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया और नेचर भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।